आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले हम हासिल ज़रब का कानून से शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स का लॉ यूं है कि अगर हमारे पास बेस में सिमिलर नंबर्स या सिमिलर वेरिएबल्स हों तो फिर इन सिमिलर नंबर्स या सिमिलर वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब देखें, जैसा कि प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के लॉ में दिखाया गया है कि इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, यानी a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n, और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो चूंकि दोनों टर्म्स का बेस सिमिलर है, यानी इस पहली टर्म का बेस भी a है और इस दूसरी टर्म का बेस भी a ही है, तो इस सूरत में बेस को बगैर तब्दील किए हुए फॉलोइंग लाइन में लिखा जाता है और इसके इंडेक्स में इसकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। अब अगर इसी लॉ को रियल नंबर्स में लिखा जाए, लेट्स से कि 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब्ड, तो लॉ के मुताबिक चूंकि दोनों टर्म्स का बेस सेम है तो हम इस 5 को एज इट इज यहां लिख लेते हैं और फिर दोनों बेस यानी दोनों 5 की पावर्स को ऐड कर देते हैं। सो दिस विल बी 2 + 3। अब चूंकि पावर में ये दोनों रियल नंबर्स हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप में इन्हें ऐड करके 5 रेज टू पावर 5 लिख लेते हैं। अगर आपको इस लॉ को समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि पहले आप इस फर्स्ट टर्म को सामने रख लें। आपको मालूम है कि इस 2 का मतलब है कि बेस यानी ये 5 अपने आप से 2 मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा यहां हम 5 × 5 लिख लेते हैं। इसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई का साइन यहां आ जाएगा। अब इसके बाद इस दूसरी टर्म को सामने रख लें। आपको मालूम है कि इस 3 का मतलब है कि ये बेस यानी ये 5 अपने आप से 3 मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसे भी हम यहां लिख लेते हैं। अब अगर आप इस लाइन को काउंट करें तो आप समझ सकते हैं कि हमने 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, विच मीन्स कि ये 5 अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, तो यकीनन अब आप प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के इस लॉ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां पर जो बात मजीद समझने वाली है वो ये है कि ये जरूरी नहीं कि हर एक्सप्रेशन में बेस एक ही जैसे हों। इस एग्जाम्पल को देखें, यहां इस एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ रियल नंबर्स हैं, तो इस तरह की एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का तरीका यूं है कि पहले हम सिमिलर टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। याद करें कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में आपने कम्यूटेशन प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटिव हमें नंबर्स को कम्यूट करने के लिए अलाउ करता है, लिहाजा इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम इन सिमिलर टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इन्हें रीअरेंज करने के बाद अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कितनी सिमिलर बेसिस हैं। अब हम इन सिमिलर बेसिस को फॉलोइंग लाइन में लिखकर इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल पर गौर करें, यहां मुख्तलिफ रियल नंबर्स रेडिकल्स में लिखे गए हैं। इन्हें भी हम कम्यूटेशन प्रॉपर्टी की मदद से रीअरेंज करके लिख सकते हैं और फिर सिमिलर बेसिस की पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी सिमिलर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों तो फिर इन बेसिस को तब्दील किए बगैर इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल पर गौर करें, यहां एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ रैशनल नंबर्स लिखे गए हैं। इन्हें भी पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं ताकि सिमिलर बेसिस को आइडेंटिफाई करने में सहूलत हो जाए। फिर हम सिमिलर बेसिस की पावर्स को ऐड करके लिख लेते हैं। हासिल तकसीम के कानून को देखते हैं। पावर ऑफ अ क्वोशिएंट का लॉ यूं है कि अगर P/Q यानी रैशनल नंबर सिस्टम में दिए गए क्वोशिएंट की पावर रेज की जाए तो वो बराबर होगी P/Q की इंडिविजुअल पावर्स के। इस लॉ को समझने से पहले हम क्वोशिएंट के मीनिंग्स को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स में समझाया जा चुका है कि डिवीजन ऑपरेशन से हमें जो आंसर हासिल होता है इसे क्वोशिएंट कहते हैं। लेट्स से कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और आपने ये चॉकलेट्स अपने 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है।
तो आप हर एक दोस्त को कितनी चॉकलेट्स दे सकते हैं? ऑब्वियसली आप ये 10 चॉकलेट्स 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप हर दोस्त को 2 चॉकलेट्स दे सकते हैं। अब ये जो हमारे पास आंसर 2 आया है इसे क्वोशंट कहते हैं। देखें, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जब हम डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम बेसिकली नंबर्स को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो आंसर मिलता है और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इस आंसर को क्वोशंट कहते हैं। यानी क्वोशंट एक ऐसा नंबर है जो डिवीजन के बाद मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो नाउ यू नो के क्वोशंट का मतलब क्या है। अच्छा, कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो सिंप्लीफाई होने के बाद भी फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहते हैं। मसलन हम एक नंबर ले लेते हैं 16/24। तो जब हम इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में ही आता है, यानी P/Q के फॉर्मेट में आता है या फिर यूं कह लें कि रैशनल नंबर्स में आता है। अब अगर हम इस फ्रैक्शनल क्वोशंट की पावर रेज करना चाहें तो फिर हम इस क्वोशंट को पैरेंथेसिस में रखकर फिर इसकी पावर रेज करते हैं। इस तरह जब हम पैरेंथेसिस को रिमूव करते हैं तो पैरेंथेसिस पर दी गई ये पावर इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर की इंडिविजुअल पावर बन जाती है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि पावर ऑफ अ क्वोशंट मैथमेटिक्स में किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें, मैथमेटिशियंस बहुत मेहनत और तहकीक के बाद ऐसे लॉजिकल फॉर्मूला, लॉज या फंक्शंस बनाते हैं जिनकी वजह से हम बहुत पेचीदा किस्म के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। अब ये पावर ऑफ क्वोशंट भी एक ऐसा ही लॉ है जो ये प्रूव करता है कि अगर डिवीजन यानी सिंप्लीफिकेशन से पहले किसी रैशनल नंबर की पावर रेज की गई हो तो सिंपल अरिथमेटिकल तरीके से भी इसे सिंप्लीफाई करने पर वही आंसर हासिल होगा जो पावर ऑफ क्वोशंट के लॉ को अप्लाई करने से हासिल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम 16/24 की एग्जाम्पल को सामने रख लेते हैं और इसकी पावर को एक्सपोनेंट 2 से रेज कर देते हैं। अब पहले हम इसे सिंपल अरिथमेटिक तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। आप समझ सकते हैं कि इन नंबर्स को फैक्टराइज करके हम इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी 8 into 2 upon 8 into 3। तो यहां पर ये 8 कॉमन फैक्टर है। सो हम इस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, यानी ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी 2/3 होल रेज टू पावर 2 हमारे पास बाकी रह जाएगा। इसके बाद अब इन पैरेंथेसिस को रिमूव करने से ये पावर 2 इस 2 यानी न्यूमरेटर की पावर भी बन जाएगी और इस 3 यानी डिनोमिनेटर की पावर भी बन जाएगी। इस टर्म को अब हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दिस विल बी 2 into 2/3 into 3 और फिर फॉलोइंग लाइन में इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब हम पावर ऑफ क्वोशंट के लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले तो हम इन नंबर्स को इनकी पावर्स के मुताबिक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे हम यूं लिखेंगे कि 16 into 16 upon 24 into 24। So this will become 256 upon 576। अब इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं ताकि हमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाएं। So this will be 8 into 8 into 4 upon 8 into 8 into 9। यहां पर ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा और ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा। इस कैंसिलेशन के बाद नाउ वी आर लेफ्ट विद 4/9। अब देखें, ये जो आंसर हमें सिंपल अरिथमेटिक से हासिल हुआ था वही आंसर हमें पावर ऑफ क्वोशंट के लॉ को इस्तेमाल करने से हासिल हुआ है। तो आपने देखा कि सिंपल अरिथमेटिक या पावर ऑफ क्वोशंट के लॉ को इस्तेमाल करने से हमारा आंसर सेम ही रहता है। ऑलराइट, तो ये जो लॉ हमने अभी प्रूव करके देखा है
ये सिर्फ इस लॉ की लॉजिक को समझाने की गर्ज से आपको बताया गया है, लेकिन जैसा कि लॉ की डेफिनेशन में बताया गया है कि इफ द क्वोशंट इज रेज्ड टू अ पावर, यानी जब किसी क्वोशंट की पावर रेज की जाए तो फिर ये लॉ यानी पावर ऑफ क्वोशंट का लॉ एप्लीकेबल होता है। और क्वोशंट का मतलब अभी आपको समझाया गया है कि ऐसा नंबर या वेरिएबल जिसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो उन नंबर्स के ऊपर पावर ऑफ क्वोशंट का लॉ अप्लाई होता है। अब यकीनन आप पावर ऑफ क्वोशंट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब हम इसके इस्तेमाल के तरीके को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी 3/6 होल रेज टू पावर 3। देखें, ये 3/6 सिंप्लीफाई हो सकता है, लिहाजा अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसे हम क्वोशंट नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम सिंप्लीफाई करके क्वोशंट हासिल करेंगे। तो दिस विल बी 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। अब ये 1/2 ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा ये क्वोशंट है और इस पर हम पावर ऑफ क्वोशंट के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने का तरीका यह है कि हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे और फिर ये पावर 3 इन दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इंडिविजुअल पावर बन जाएगा। आपको मालूम है कि एक्सपोनेंट यानी पावर का मतलब है कि बेस अपने आप से पावर की वैल्यू के मुताबिक मल्टीप्लाई होता है। तो दिस विल बी 1 into 1 into 1 upon 2 into 2 into 2। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें 1/8 का आंसर हासिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि पावर ऑफ क्वोशंट का लॉ किस तरह अप्लाई किया जाता है। ऑलराइट, तो अब हम एक दूसरी एग्जांपल वेरिएबल्स के साथ देखते हैं एंड दिस एग्जांपल इज 8a² b³ c² अपॉन 4abc होल रेज टू पावर 4। देखें, ये एक्सप्रेशन भी पहले सिंप्लीफाई हो सकती है, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके क्वोशंट हासिल कर लेते हैं। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2ab² c अपॉन 1 एंड होल रेज टू पावर 4। अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, लेकिन इन ब्रैकेट्स को रिमूव करने से पहले इस बात पर गौर करें कि यहां पावर ऑफ पावर का लॉ अप्लाई होता है। पावर ऑफ पावर के ट्यूटोरियल में आपको बताया गया था कि अगर किसी एलिमेंट पर पावर शो ना की गई हो तो फिर इस एलिमेंट की अपनी पावर 1 होती है। तो इट मींस कि यहां इस 2a और c की पावर 1 है और इसी तरह इस डिनोमिनेटर के 1 की पावर भी 1 है, जो कि ब्रैकेट रिमूव होने पर इस 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो पावर ऑफ पावर के रूल के मुताबिक हम ब्रैकेट्स को रिमूव करके इन एलिमेंट्स की पावर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ हो तो फिर इसे मेंशन नहीं किया जाता, यानी नहीं लिखा जाता, लिहाजा इसे हम रिमूव कर देते हैं और फिर इसके बाद फॉलोइंग लाइन में आंसर लिख लेते हैं। अब कुव्वत की कुव्वत के कानून को समझते हैं। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। इस सबक में हम पावर के बारे में बात करने लगे हैं। पावर की बॉडी के 2 हिस्से होते हैं। इसमें एक्सपोनेंट और बेस होती है। पूरी चीज 4 to 3rd पावर है, इसे पावर कहते हैं। ये एक्सपोनेंट और बेस रखता है। मैथमेटिकली 4 पावर 3 का मतलब 4 into 4 into 4 है और ये बेस की ज़रब की दोहराई है और ये 4 into 4 into 4 है। ये पावर में एक फैक्टर्ड फॉर्म है। हमें एक्सपोनेंट और बेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए
और ये पता होना चाहिए कि दोहराई जाने वाली ज़रब में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोबारा हमें पहले एक्सपोनेंट फाइंड करना चाहिए और फिर बेस। इस पावर का एक्सपोनेंट 4 बेसिस 2 है। इसका मतलब क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, क्योंकि ये तमाम नंबर्स इकट्ठे ज़रब दिए जाते हैं जो 16 के बराबर होता है, जो कि 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है। चलिए एक दूसरी मिसाल की तरफ देखते हैं। 5 स्क्वायर एक्सपोनेंट 2 है, बेस 5 है और दोहराई जाने वाली ज़रब 5 इंटू 5 है जो 25 के बराबर होती है। अब एक्सपोनेंट की तरफ देखते हैं जो 3 है, लेकिन बेस एक ग्रुप सिंबल में है। पूरा ग्रुप बेस है, लिहाजा पूरा ग्रुप -3 रखता है, लिहाजा बेस -3 है। हम इसे फैक्टर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि -3 इंटू -3 इंटू 3 है और -27 के बराबर है। अब इसकी तरफ देखें जो इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन एक्सपोनेंट 3 है और बेस -3 नहीं है, सिर्फ 3 है। हम इसे फैक्टर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू -1 है। इस नेगेटिव साइन की वजह से ये पावर वैसे ही रिप्रेजेंटेशन रखती है जैसी यहां है। एक्स स्क्वायर्ड एक्सपोनेंट 2 बेस x है और x इंटू x है। लेकिन जब x 3 के बराबर हो तो x इंटू x 9 के बराबर होता है। जब x -4 के बराबर हो तो -4 इंटू -4 बन जाता है जो 16 होगा। लिहाजा जब एक पावर वेरिएबल रखता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हत्ता कि हम वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं। चलिए मजीद मसालों की तरफ देखते हैं। -2 पावर थर्ड इंटू 2 पावर थर्ड। क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है और बेस नेगेटिव टाइम -1 है, लिहाजा जवाब -8 है। 6 स्क्वायर्ड एक्सपोनेंट 2 बेस 6 इंटू 6 है, जो कि 36 एक्सपोनेंट बेस 2 के बराबर है। यहां आपके पास -4 है और जवाब 16 है। एक्सपोनेंट 2 और बेस 12 है और जवाब 144 y क्यूब एक्सपोनेंट बेस फैक्टर्ड फॉर्म है। अगर y -2 है तो हम y को थर्ड पावर से इवेल्युएट करते हैं। ये क्या होगा आपको पता चल गया है। मैं आपको दोबारा याद करवा दूं कि पहले एक्सपोनेंट और फिर बेस होता है। एक्सपोनेंट 3 बेस y फैक्टर रखता है। एक दूसरी मिसाल लेते हैं। एक्सपोनेंट बेस टाइम्स 3 एक्सपोनेंट बेस एक्सपोनेंट बेस टाइम्स -4 एक्सपोनेंट बेस टाइम्स x। आपको इन सब से आइडिया मिल जाता है। वेरिएबल्स के साथ हम इन्हें मोनोमियल्स भी कहते हैं।
मोनोमियल्स ऑब्वियसली सिर्फ वेरिएबल के साथ जरूरी नहीं होते, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने पहले इस बारे में देखा। लेकिन इस सब को हम मोनोमियल्स कहते हैं। हम अलजेब्रा में मोनोमियल के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए रिव्यू करते हैं जो हमने सीखा है। पावर और एक्सपोनेंट, ये पूरा मामला पावर कहलाता है और सबसे ऊपर दाईं तरफ छोटा नंबर एक्सपोनेंट कहलाता है। पहले हमें एक्सपोनेंट फाइंड करना है और फिर बेस। एक्सपोनेंट को फाइंड करें और इसे बेस से रिले करें। हम जानते हैं कि फैक्टर्ड फॉर्म y क्यूब क्या है। फैक्टर्ड फॉर्म y इंटू y है। हम इसे इवेल्युएट कर सकते हैं जब y वेरिएबल y की असाइंड वैल्यू होती है, जैसे कि -2, इसीलिए वो इवेल्युएशन जो y क्यूब वैल्यू को फाइंड करे वो -2 इंटू 2 होता है, जो -8 के बराबर होता है। और इस तमाम मोनोमियल्स के साथ एक्सपोनेंट फाइंड करें और फिर वेरिएबल और बेस को ओके। याद रखें कि फैक्टर्ड फॉर्म को किस तरह लिखना है। ओके, आखिर में सिफर कुव्वतनुमा और मनफी कुव्वतनुमा को देखते हैं। हमें पता है कि 1 - 1 करें तो 0 आता है, 2 - 2 करें तो 0 आता है, 3 - 3 करें तो 0 आता है। यानी किसी भी नंबर को उसको अपने आप से माइनस कर दें तो आंसर 0 आता है। ठीक है, तो इसी तरह हम जनरल लिख लेते हैं कि कोई नंबर, कोई भी y कोई भी नंबर है, उसको हम उसी में से माइनस कर दें तो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, अब हम इसका मतलब है x की पावर जो 0 है उसकी जगह हम y - y लिख सकते हैं। ठीक है, ये y - y लिख दिया 0 की जगह और इसको मैंने तोड़ दिया, अलग कर दिया। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का। x की पावर y डॉट x की पावर -y हो गया। अब हम x की पावर -y को नीचे जब लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो रिज़ल्ट 1 आता है। ये इसका सिंपल प्रूफ था। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये चंद MCQs आपके लिए मज़ीद मददगार साबित होंगे।